आपको मैंने एक चीज और बताया था कि जो पॉड्स होते हैं, ठीक है, या उसके अंदर जो कंटेनर्स चलते हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिसोर्सेज, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। सीपीयू और रैम एक ऐसी चीज है जो आपका एक साथ आता है, ठीक है, ये आपका आता है कहाँ से, ये आपके प्रोसेसर मदरबोर्ड से आएगा, ठीक है, मदरबोर्ड से, जिस भी सर्वर के ऊपर आपका ये ओएस के ऊपर ये कंटेनर चल रहा है, ठीक है। दूसरा होता है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग कैसे आता है, निक कार्ड से। निक कार्ड का मतलब होता है बेसिकली इंटरफेस। उसके बाद होता है स्टोरेज। निक के ऊपर मैंने आपको नेटवर्किंग क्या बता दिया था कि कैसे आपका जो पॉड होता है वो कम्युनिकेट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, और पॉड का इंटरनल जो होता है जिसमें एक कंटेनर आपस में जो बात करते हैं, देखो ये तो टोटली लोकल हो गया, मतलब ये कि एक पॉड के अंदर का जो कम्युनिकेशन है वो लोकल होता है। लेकिन जो पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है कि सेम होस्ट पे है या एक होस्ट से बाहर हो रहा है, उसके लिए वो फिर नेटवर्क का यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं पॉड नेटवर्क, पॉड क्लस्टर नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया था ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ये इंटरनल कम्युनिकेशन था, ये पूरा का पूरा था इंटरनल कम्युनिकेशन। एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें आप एक्सटर्नली बात करते हो आपके पॉड से पॉड टू आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड का मतलब होता है क्लस्टर से बाहर, और आउटसाइड से पॉड, ये बेसिकली डायरेक्शन है, आउटसाइड से पॉड। अब आउटसाइड टू कंटेनर में लिख रहा है, आउटसाइड टू या कंटेनर टू आउटसाइड में लिख रहा है, क्यों, क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये मिलेगा कि जो पॉड होता है उसके अंदर जो कंटेनर होता है, तो जो जो भी मेथड आपका पॉड के लिए एप्लीकेबल होता है वही सेम आपका कंटेनर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। कंटेनर बेसिकली क्या है, इनबिल्ट है, इसी पॉड के अंदर इनबिल्ट है, तो इसको जो किसी भी कंटेनर को बाहर जाना होता है तो वो हमेशा पॉड लेवल से ही जाता है, वो पॉड की आईपी को यूज करता है। और ये चीज याद रखना कि हमेशा पॉड की एक आईपी होती है जो कि यूनिक होती है, यूनिक आईपी, वो आईपी कभी भी दो पॉड की सेम नहीं हो सकती है। क्यूबरनेटिस बहुत ही स्मार्टली जो है वो पॉड्स को मैनेज करता है, आईपी एलोकेट करता है कि एक पॉड को वो दोबारा से सेम आईपी नहीं देगा। अगर आप मान लो कि आपने पॉड को स्टॉप किया, तो मैंने आपको बताया कि स्टॉप करने के बाद वो पॉड जो है वो रिलीज हो जाता है। लेट्स से कि ये पॉड स्टॉप होता है, तो जैसे ही ये स्टॉप होगा ये पॉड रिलीज हो जाएगा बैक टू, तो ये जितने भी रिसोर्सेज थे सब रिलीज हो गए, और इसने जो भी काम किया था सब गायब हो गया। इसकी आईपी सबसे पहले डिवॉल्व हो जाती है, और जैसे इसकी आईपी जाती है वैसे ही क्यूबरनेटिस का जो इंटरनल डीएनएस होता है वो मेक श्योर करता है, वो इंटरनली हमेशा हेल्थ चेक करता रहता है। जो क्यूबरनेटिस का इंटरनल डीएनएस होता है, एक इंटरनल डीएनएस होता है क्यूबरनेटिस में, ठीक है, इंटरनल, ये इंटरनल डीएनएस क्या करता है, ये हमेशा पॉड्स को मॉनिटर करता रहता है। मान लो लेट्स से कि ये पॉड 1 है, ये पॉड 2 है, ये पॉड 3 है, इस तरीके से आपके पॉड्स हैं। तो यहाँ पे जो आईपी है वो इंटरनल आईपी है, लेट्स से 192.168.1.0, इसको आईपी दिया इसने 192.168 ऐसे 0 नहीं होगा 1 होगा क्योंकि यहीं से नेटवर्क स्टार्ट होता है, ये हो गया 2, इस तरीके से 192.168.3, ये 1 के लिख दिया मैंने, .3, तो इस तरीके से पॉड्स की आईपी होती है। और यहाँ पे ये क्या करता है, डीएनएस एक रेजोल्यूशन मेंटेन करता है, इसमें आप यहाँ पे कोई फिक्स इसको नाम दे दोगे, एफक्यूडीएन बोलता है, और इसके बेसिस पर ये हमेशा जो है वो क्या करता है, इंटरनली जो है वो मैनेज करता है। तो इस तरीके से क्यूबरनेटिस जो है वो मतलब ये डीएनएस है, क्यूबरनेटिस नहीं, ये डीएनएस है। ये क्या करता है, ये आपके पॉड तक कम्युनिकेशन लेके जाएगा। लेट्स से कि आपने इसको एक सर्विस का नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने उसको बोल दिया सर्विस 1 डॉट svc डॉट क्लस्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप कभी भी बाहर से कोई भी एक्सेस करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो इस यूआरएल को रेफर करेगा, इसका मतलब वो इस डीएनएस पे आएगा। इस डीएनएस को पता है कि इंटरनली कितने आईपीस कितने पोर्ट्स चल रहे हैं,
और ये उसी उन्हीं पॉड्स में लेकर जाएगा जिस पॉड में आपकी सर्विस, तो आपने जो सर्विस डिफाइन करी है इस सर्विस के अगेंस्ट जितने भी पॉड्स की एंट्री होगी, तो कुबरनेटिस इसको रन टाइम पे मैनेज करता है। ठीक है, तो इसका अपना एक डीएनएस होता है जिसके बेसिस पर ये कम्युनिकेशन करवाता है आउटसाइड से। ये आउटसाइड से कोई भी कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये एक मेथड यूज कर सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड कम्युनिकेशन के जो मेथड्स होते हैं, जिसमें आपका होता है क्लस्टर आईपी, लोड बैलेंसर, ठीक है, और तीसरा क्या बताया था, फिक्स नेम, मतलब नेम के बेसिस पर आप कॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये सब नेटवर्किंग की चीजें मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स की जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्टोरेज। देखो जो सीपीयू रैम है ना, ये ऑलरेडी जो कंटेनर टेक्नोलॉजी है वो इसका टेक केयर करता है कि कैसे कंटेनर लॉन्च होगा, उसको सीपीयू देना है, रैम देना है, ये सब कुछ आपका ओएस जो है वो डिसाइड कर लेता है। लेकिन जो नेटवर्किंग होती है और जो स्टोरेज होता है ये एक्सटर्नल है। ये दोनों ही सबसे बड़ा चैलेंज था एक कंटेनर के लिए। अगर आप याद करो, मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि कंटेनर को सबसे बड़ा खतरा किससे होता है। सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उसकी आईपी चेंज हो जाती है जैसे ही वो किल होता है या स्टॉप होता है, और उसका जो स्टोरेज है वो जो भी डेटा बेसिकली वो जो भी डेटा राइट कर रहा है वो डेटा उड़ जाता है। तो इसके लिए हमने नेटवर्क के लिए तो हमने ये पूरा पढ़ा, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और ये कौन कर रहा है, ये कुबरनेटिस कर रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही होगी कि कंटेनर एक इज वन टेक्नोलॉजी। अब आप दो टेक्नोलॉजीज को एक साथ पढ़ रहे हो, एक है आपका कंटेनर टेक्नोलॉजी और दूसरा आप पढ़ रहे हो साथ में कुबरनेटिस का टेक्नोलॉजी। अब दोनों का रोल अलग अलग है। कंटेनर टेक्नोलॉजी क्या करता है, कंटेनर्स को हैंडल करता है, ठीक है, कंटेनर्स को। और कुबरनेटिस क्या करता है, इस कंटेनर को मैनेज करता है, मैनेज कंटेनर, समझ गए। तो लेट्स सी की जैसे एक एम्प्लॉय होता है, वो अपना काम करता है लेकिन उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है। तो ऐसे कुबरनेटिस भी एक मैनेजर है जिसका काम ये है कि जो कंटेनर्स हैं ये प्रॉपर्ली चलने चाहिए जैसा भी जो डिजायर्ड है। कि मान लो अगर यूजर ने डिफाइन किया है कि मेरे को इतने पॉड, इतने कंटेनर्स रन करने हैं, इतने सेट ऑफ रेप्लिकास चलाने हैं, ऐसे ऐसे मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो वो सब कुछ वो कंट्रोल करता है। तो कंटेनर एंड कुबरनेटिस दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। कुबरनेटिस कंटेनर को मैनेज करता है और कंटेनर की टेक्नोलॉजी अलग है। सबसे पहले कंटेनर की टेक्नोलॉजी को किसने बनाया था, डॉकर कंपनी ने, ठीक है, तो इसलिए हम इसे डॉकर बोलते हैं। तो कंटेनर्स को कभी कभी हम डॉकर से एक्सचेंज कर देते हैं, तो हम बोलते हैं डॉकर। तो डॉकर वो कंपनी थी जिसने सबसे पहली बार कंटेनर बनाया था। इसके बाद मार्केट में दूसरी कंपनी और कौन कौन सी आई हैं, इसके बाद यहाँ पे आपका पॉडमैन आया, ठीक है। अब पॉडमैन क्या है, पॉडमैन एक अलग कम्युनिटी ने बनाया है। वो क्या कहता है कि वो हम नए तरीके से कंटेनर बना रहे हैं जिसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है डॉकर से। मतलब ये कि डॉकर और पॉडमैन में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसके जो कंटेनर्स होते हैं, डॉकर कंटेनर्स और पॉडमैन कंटेनर्स, कंटेनर तो सेम होता है, कंटेनर का आर्किटेक्चर चेंज नहीं होता, लेकिन जो सर्विसेज है जो डॉकर में चलती हैं जो कि कंटेनर को कंट्रोल करती हैं और जो पॉडमैन में है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये कुछ बेसिक लेवल पे डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो फिर कभी मैं बताऊंगा। जो अभी आपको समझाने का पर्पस है वो ये था कि कंटेनर टेक्नोलॉजी और कुबरनेटिस दो डिफरेंट चीजें हैं। कुबरनेटिस के अंदर कंटेनर भी आता है लेकिन कंटेनर के अंदर कुबरनेटिस नहीं होता है, राइट। ये बस समझ लेना डिफरेंस कि दो डिफरेंट है। अब जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे देखो, ये सीपीयू रैम को कंट्रोल कर रहा है, सीपीयू रैम को कंटेनर खुद मैनेज कर रहा है, कैसे, कंटेनर टेक्नोलॉजी से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जो बाकी की जो दो रिसोर्स है, ये दो रिसोर्स को कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। अगर आप क्लासिफाई करो रिसोर्सेज को कि एक कंप्यूट में जो रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर में रिसोर्सेज, एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज होता है, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका आता है सीपीयू और रैम, क्योंकि जनरली आपको सेम होस्ट से मिलता है, जिस सर्वर के ऊपर वो कंटेनर चल रहा है या जिस सर्वर के ऊपर वो वीएम चल रही है। तो जनरली सीपीयू और रैम हमेशा सेम इसी सर्वर से आते हैं। लेकिन ये जो नेटवर्किंग होती है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग, और यहाँ जो स्टोरेज होता है ये टोटली आउटसाइड होता है। यहाँ नेटवर्किंग के लिए आपके पास क्या होता है, सिर्फ एक पोर्ट होता है जिसको आप बोलते हैं लिंक पोर्ट। इस पोर्ट से बाहर स्विचेज होते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेज राउटर्स, जो कि टोटली आउटसाइड डिवाइसेज है।
जो कि आपके सर्वर के कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए आपका क्या होता है, स्टोरेज डिस्क होती है, ठीक है। वो भी जनरली आज की डेट में आपको बाहर से ही मिलेगा, स्टोरेज सर्वर बोलते हैं वैसे, स्टोरेज सर्वर। तो इन दोनों को मैनेज करना सबसे मुश्किल है। ये तो क्यूबरनेटिस ने हैंडल कर, ये कंटेनर ने हैंडल कर लिया, कंटेनर टेक्नोलॉजी ने। लेकिन इन दो चीजों को ये हैंडल नहीं कर पाया, ये जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज थे। इसीलिए कंटेनर जो थे वो इतने इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं थे, इतना इफेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं था। क्योंकि बिना नेटवर्क और बिना स्टोरेज के आप जो भी काम करते हो वो यूजलेस होता है। लेट्स से अगर आपके मोबाइल पे अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपका मोबाइल यूजलेस है। अगर आपके मोबाइल पे अगर स्टोरेज नहीं है, आप अगर डेटा सेव नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या कहते हैं कि वो मोबाइल बेकार है। क्यों? क्योंकि जो भी आप फोटो खींचोगे, अगर वो मोबाइल खराब हो गया तो आपकी फोटोज गई। तो अनलेस एंड अनटिल आप कहीं स्टोर करते हो एक्सटर्नली, कहीं गूगल ड्राइव पे या कहीं स्टोरेज पे आप जब तक नहीं डालते हो या किसी को शेयर नहीं करते हो, तब तक ये जो डेटा है वो वेस्ट हो जाता है। तो नेटवर्किंग और स्टोरेज एक ऐसी चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और यहीं पे क्यूबरनेटिस की एंट्री होती है। क्यूबरनेटिस का जो मेन रोल था वो यहाँ पे आता है। नहीं, इसके अलावा भी रोल है, पर ये मेन रोल है, ठीक है। इसके अलावा वो मैनेज करता है, हैंडल करता है, सारी चीजें करता है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है क्यूबरनेटिस का, कि जो नेटवर्किंग और स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना। अब नेटवर्किंग मैंने आपको बताया कि कैसे नेटवर्किंग होती है, कैसे कंटेनर्स के बाहर, पॉड के बाहर कम्युनिकेशन होता है, कंटेनर टू कंटेनर भी बताया, पॉड टू पॉड भी बताया, पॉड टू आउटसाइड भी बताया, और पॉड आउटसाइड टू पॉड भी बताया, ठीक है। ये सब चीजें बताई। अब स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज में क्या होता है कि अब देखो, स्टोरेज जो है, मैंने आपको हमेशा बताया कि तीन तरीके के स्टोरेज की सर्विस होती है। एक होता है ब्लॉक, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है फाइल। ये जो दोनों सर्विसेज होती हैं, ठीक है, ये जो दोनों सर्विसेज है, यूजली क्या होता है कि इसमें आप रॉ फॉर्म में यूज करते हो, रॉ डिस्क यूज करते हो। अब आजकल क्या है कि ये एज ए वॉल्यूम के फॉर्मेट में अगर एक्सपोज हो रहा है तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, कि ये एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जा रहा है। लेकिन जो ये जो दो टेक्नोलॉजी है बेसिकली रॉ डिस्क को यूज करते हैं, और ये जो होता है ये फाइल सिस्टम, मतलब ये एप्लीकेशन लेवल पे चलता है। ये सॉफ्टवेयर लेवल से शुरू होता है, एप्लीकेशन लेवल। मतलब ये कि आपने एक फाइल सिस्टम बना रखा है। अब जो स्टोरेज बनता है वो जनरली क्या होता है, एक स्टोरेज होगा, उस स्टोरेज के ऊपर एक फाइल सिस्टम बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको सर्विस को कैसे यूज करना है। इस तरीके से आपकी टोटल सर्विस डिफाइन होती है। तो इस मेथड में अगर मान लो मेरी सर्विस डिफाइन हो रही है, तो मेरे पास अब चॉइस है कि मैं किस तरीके से इस सर्विस को यूज करना चाहता हूँ। यूज का मतलब ये कि अगर मान लो कि मैं इसको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। जो एक होता है कि मैं इसको रॉ लेवल पे इंटीग्रेट करूँ, फिजिकल लेवल पे करूँ इंटीग्रेट। वो कैसे होगा कि मैं इसको यहाँ से कनेक्शन करूँ अपने डिवाइस के साथ, जो भी मेरा डिवाइस सर्वर है, ठीक है, ये मेरा मान लो सर्वर है। तो यहाँ मैं इसको केबल के थ्रू कनेक्ट करूँ, और फिर ये जो फाइल सिस्टम है इसको मैं यहाँ से एक्सेस करूँ। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि मैं इसको आउटसाइड से एक्सेस करूँ। फाइल सिस्टम पहले से बना हुआ है, मैं इसको वाया नेटवर्क, तो ये होता है वाया नेटवर्क, और ये होता है वाया फिजिकल केबलिंग। फिजिकल केबलिंग दो तरीके से स्टोरेज को एक्सेस किया जाता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स देखो किस लेवल पे काम करते हैं। कंटेनर्स होते हैं ओएस लेवल पे। अगर आप वो चार्ट देखोगे जो स्टैक होता है जिसमें कि हम बात कर रहे थे ऐसे, यहाँ पे हार्डवेयर था जो कि अब तो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल से बाहर है। ओएस है जो कि हमारे लिए एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ओएस की पैचिंग जो है वो इसी का पार्ट मान लो। ये आपका डिपेंडेंसी है एप्लीकेशन का, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, मतलब कि यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर है। इसको आप बोलते हो कंटेनर, ठीक है, इसको आप कहते हो कंटेनर। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सीधा क्या यूज कर सकता है। अब वो जो है वो क्या कहते हैं, रॉ डिस्क को यूज नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि कंटेनर जो है वो जनरली फाइल सिस्टम को एक्सेस करता है, फाइल सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ माउंटिंग कर सकते हो। माउंटिंग, माउंटिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक स्टोरेज आ रहा है, ठीक है, वो पहले से बना हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्टोरेज हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज हो, या कोई भी हो। आपके पास जो वो आएगा इस कंटेनर लेवल पे, तो वो एक फाइल सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर से ही बात कर सकता है।
ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली, अगर मैं बोलूँ कि ये मान लो मेरा स्टोरेज का हार्डवेयर है और ये मेरा स्टोरेज का फाइल सिस्टम है, ठीक है, ये कंप्लीट स्टोरेज होता है। तो जो मैंने अभी पिछला मेथड बताया था कि जिसमें आप हार्डवेयर से स्टोरेज को कनेक्ट कर सकते हो केबलिंग के थ्रू, ये वाला मेथड अभी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटेनर्स तो कहीं भी माइग्रेट होते रहता है। तो आप अगर इसको फिक्स कर दोगे केबल के थ्रू अपने हार्डवेयर के साथ, इन दैट केस आपको स्विचिंग में इशू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आप इसको कनेक्ट करते हो कैसे, इसको आप ओनली एप्लीकेशन लेवल से ही कर सकते हो कनेक्ट, माउंटिंग। तो अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूं तो एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर आप एक फाइल सिस्टम को माउंट कर सकते हो। फाइल सिस्टम को आप माउंटिंग और अनमाउंटिंग, ठीक है, माउंटिंग एंड यू माउंटिंग, इसको भी हम अनमाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। आप यही सिर्फ कर सकते हो, अनमाउंटिंग, दैट्स इट। आप कोई फाइल सिस्टम के लिए, मतलब आप कोई ब्लॉक स्टोरेज नहीं बनाते हो, कोई ऑब्जेक्ट स्टोरेज नहीं बनाते हो, कोई फाइल सिस्टम अपना खुद से नहीं बनाते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो। कंटेनर में सिर्फ आप माउंटिंग करते हो फाइल सिस्टम की, और वो फाइल सिस्टम पहले से बना बना होता है, मतलब पका पकाया फाइल सिस्टम होता है जिसको भी आप फिर माउंटिंग अनमाउंटिंग करते हो। तो इस पॉइंट को जैसे मैं बोलूंगा तो बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे कि ये तो गलत है, क्योंकि आप जो फाइल सिस्टम कंटेनर्स पे जबरदस्ती चिपका रहे हो, ये फाइल सिस्टम कंटेनर को नहीं चाहिए। हो सकता है कि उसका अपना फाइल सिस्टम हो। तो यस, उस चीज को सॉल्व करने के लिए ही क्यूबरनेटिस आता है पिक्चर में, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर की लिमिटेशन है। कंटेनर जो है वो फाइल सिस्टम की माउंटिंग अनमाउंटिंग कर सकता है, दैट्स इट। मतलब ये कि मेरा अगर कंटेनर रन कर रहा है तो मैं क्या मेक श्योर करूंगा कि मैं इसके अंदर एक माउंट कर दूं डायरेक्टरी, ठीक है, फाइल सिस्टम को एक डायरेक्टरी पे, और जितना भी डेटा है मेरा कंटेनर का मैं उस फाइल सिस्टम पे राइट करूं। उससे क्या फायदा होगा, उस माउंटेड ड्राइव से जब मैं करूंगा तो जो भी वो वहाँ पे जो डेटा प्रोसेस कर रहा है, जो भी डेटा स्टोर कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल स्टोरेज पे चला जा रहा है। कल को अगर ये कंटेनर डाउन होता है तो स्टिल मेरे पास डेटा सेफ है, ठीक है। जैसे आपके फोन में, जैसे ही अब आपके फोन में देखो क्या होता है, जैसे ही आपके फोन में गूगल ड्राइव लगाते हो या कोई भी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी लगाते हो, ठीक है, क्लाउड बेस्ड, तो जैसे आप फोटो खींचते हो ऑटोमेटिकली वो सिंक करके आपके सर्वर पे भेज देता है। तो आप अगर देखो तो आपने अपने फोन में क्या किया है, आपने अपने फोन में सॉफ्टवेयर लेवल पे सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल करके उसको रन किया है और वो बैकग्राउंड में चल रहा है। बेसिकली आपने माउंटिंग करी है उनके स्टोरेज की। अब आपने कोई फिजिकल केबल तो नहीं लगाया ना अपने फोन से लेकर उनके क्लाउड के सर्वर तक, आपने कोई केबलिंग नहीं लगाई है। दैट मीन्स कि जो भी डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो वाया नेटवर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो माउंटिंग होती है वो सिर्फ आप फाइल सिस्टम की माउंटिंग करते हो और अपना डेटा जो है बाहर निकाल लेते हो इमीडिएटली। ये आप तुरंत करते हो। देखो कंटेनर से अगर आप डेटा बाहर नहीं निकालोगे तो अगर वो कंटेनर जैसे ही बंद होगा आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। और ये चैलेंजेस मैं आपको शुरू से बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। चैलेंजेस देखो ये हमेशा से है। सीपीयू रैम को भी भूल जाओ, क्योंकि सीपीयू रैम की प्रॉब्लम्स को कंटेनर ने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। प्रॉब्लम इज नेटवर्क एंड स्टोरेज। नेटवर्क का मैंने आपको सोल्यूशन दिया जो कुबरनेटिस ने कैसे बनाया था, लेकिन स्टोरेज के ऊपर अगर हम बात करें तो कैसे पॉसिबल है कि एक मेरा मान लो कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर जो भी डेटा राइट कर रहा है, ठीक है, ये जो भी डेटा को राइट कर रहा है, इस डेटा को मुझे इमीडिएटली रियल टाइम मतलब कि जैसे ही कंटेनर में डेटा आता है तो आई मेक श्योर कि वो माउंटेड है। अब माउंटिंग का फायदा क्या होता है कि इमीडिएटली आप जो भी डेटा राइट करते हो ना वो जाके आपका स्टोरेज पे सेव होता है, एक्सटर्नल ड्राइव पे। तो कल को अगर ये कंटेनर डाउन होता है तो आपका डेटा सेफ है, आप इसी सेम फाइल सिस्टम को किसी और के साथ माउंटिंग कर सकते हो। पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप ये बोलते हो कि ये जो फाइल सिस्टम माउंटिंग अनमाउंटिंग है, मैं इस फाइल सिस्टम से खुश नहीं हूँ, ये जो फाइल सिस्टम आप दे रहे हो मुझे नहीं पता कि कौन सा फाइल सिस्टम, और मैं इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ। कंट्रोल करना चाहता हूँ कि मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि किस स्टोरेज से आ रहा है और उसको कैसे कैसे आपने कन्वर्ट किया हुआ है और कौन सा फाइल सिस्टम यूज किया हुआ है। एप्लीकेशन लेवल इज फाइन कि मैं माउंटिंग और अनमाउंटिंग कर सकता हूँ कंटेनर में, लेकिन उसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ। तो इसके लिए फिर क्यूबरनेटिस ने सोल्यूशन दिया, ठीक है। तो कंटेनर में आप माउंटिंग अनमाउंटिंग एक बहुत सिंपल चीज होती है। आपने कितनी बार अपने सर्वर्स पे किया होगा, नेटवर्क एनएफएस माउंट किया होगा। जब आप एनएफएस माउंट करते हो तो क्या होता है, आप जो भी डेटा राइट करते हो वो बेसिकली आपका एक्सटर्नल ड्राइव में सेव होता है। तो सेम टेक्नोलॉजी यहाँ भी यूज हो रही है। अब क्या होगा इसमें, देखो कि क्यूबरनेटिस अब क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। क्यूबरनेटिस कहता है कि ओके फाइन, आपको प्रॉब्लम है कि इस फाइल सिस्टम का ओरिजिन चाहिए आपको और आपको एक्चुअल सर्विस को भी कंट्रोल करना है, दैट इज टोटली ओके। अब एक क्लस्टर है क्यूबरनेटिस का, ठीक है, ये K8s क्लस्टर है। इस क्लस्टर में बेसिकली देखो पहले तीन तो कंट्रोलर होता है, ठीक है,
ये मैंने आपको आर्किटेक्चर बहुत बार बताया, तो ये आप जान गए हो अब तक कि ये कंट्रोलर होता है। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर कौन सी सर्विसेज चलती है कुबरनेटिस की, वो भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कौन सी सर्विस कब कहाँ चलती है, किस नोड पे कौन सी सर्विस चलती है। ये आपके बेसिकली वर्कर्स हैं। अब इन वर्कर्स के ऊपर आपका कंटेनर चलता है। ठीक है, इन वर्कर्स में आपके कंटेनर चलते हैं इसके टॉप पे। अब इन कंटेनर को क्या करना है, माउंटिंग करानी है फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम की माउंटिंग कराने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, फाइल सिस्टम का सोर्स होना चाहिए। तो अब आप बोलो कि ये मेरा क्लस्टर है, इस क्लस्टर में मेरे पास स्टोरेज नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल से स्टोरेज लिया। यहाँ से मान लो कि मैंने एक स्टोरेज लिया। ठीक है, अब ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी देखो कितने तरीके की हो सकती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि स्टोरेज में ब्लॉक होता है, ऑब्जेक्ट होता है और फाइल सिस्टम होता है। तीन तरीके की चीजें होती हैं स्टोरेज में। ठीक है, अब ये स्टोरेज कहीं से भी आ सकता है। ये स्टोरेज आप क्या कहते हैं, अमेजोन के उससे ले लो, अमेजोन स्टोरेज ले लो, या आप इसको एज्योर से ले लो। ठीक है, या आप इसको अपना खुद का सेल्फ स्टोरेज सॉफ्टवेयर डाल के अपना खुद का स्टोरेज बना लो, सेल्फ स्टोरेज खुद का सॉफ्टवेयर बना लो प्राइवेट। आपकी चॉइस है कि आपको स्टोरेज कहाँ से लेना है। ठीक है, आप गूगल से ले लो, कहीं से भी ले लो, आप गूगल स्टोरेज ले लो। ऑब्जेक्टिव दैट ये तीन तरीके की सर्विसेज आप एक्सपोज कर सकते हो, आप कहीं से भी सर्विस लेते हो। इन सर्विसेज को इंटीग्रेट प्लग इन करना है और इंटीग्रेट करना है अपने कंटेनर्स के साथ। तो सबसे पहले तो आपको इसको अपने क्यूबरनेटिस के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब क्यूबरनेटिस के साथ इंटीग्रेट करने का तरीका कैसा होता है, देखो ये जो क्लस्टर है, अब सबसे पहली बात ये क्यूबरनेटिस को इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। क्यूबरनेटिस को अमेजोन का स्टोरेज भी पता होना चाहिए, क्यूबरनेटिस को सेफ का भी स्टोरेज पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूबरनेटिस को गूगल का भी स्टोरेज पता होना चाहिए। स्टोरेज पता होना चाहिए मतलब इसको कमांड्स आनी चाहिए। बेसिकली एक फ्रेमवर्क जो होता है कि एक फ्रेमवर्क जिसमें क्यूबरनेटिस इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आप बोलोगे कि मुझे अमेजोन स्टोरेज से इंटीग्रेट करना है, तो उसको पता है कि मुझे कौन सी कमांड चलानी है। अगर मुझे सेल्फ स्टोरेज से कनेक्ट करना है तो मुझे कौन सी कमांड चलानी है। अगर मुझे गूगल स्टोरेज से कनेक्ट करना है तो मुझे कैसे स्टोरेज को क्रिएट करना है। तो बेसिकली जो स्टोरेज क्रिएट का जो कमांड होता है, जो मेथड होता है, वो आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लॉजिक है जो कि इंटरनली क्यूबरनेटिस में होता है। और मैंने आपको बताया भी था क्लाउड कंट्रोलर, ये वो सर्विस है जो कि ये इंटेलिजेंस रखती है। ठीक है, इसको पता है कि कौन से। अब आप क्या करते हो, आपको पहले तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात इंटीग्रेशन, आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, अब अगर मान लो कि सेल्फ स्टोरेज है तो आप फिजिकल केबल के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि वो आपका अपना स्टोरेज है फिजिकली। पर अगर वो अमेजोन का स्टोरेज है तो ऑब्वियसली आप केबल से तो कनेक्ट करोगे नहीं अपने क्यूबरनेटिस को, वाया नेटवर्क ही करोगे। तो जनरली जब स्टोरेज एक्सपोज होते हैं, स्टोरेज को एक्सपोज करने का दो तरीका होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है इसको इंटरनल नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं लोकल, और दूसरा बोलते हैं रिमोट। लोकल का मतलब होता है केबल के थ्रू, और ये होता है वाया नेटवर्क। मतलब ये कि स्टोरेज को अगर लोकली अगर आप एक्सेस कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपके पास कोई केबल होगी, जनरली फाइबर केबल होती है, या तो फाइबर केबल होगी या फिर RJ45 वाली केबल होगी, जो मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज को कैसे एक्सपोज किया जाता है। जो सेफ होता है वो उसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सपोज करता है, या फिर आप नेटवर्क के थ्रू यूज करते हो। अब नेटवर्क के लिए आप RJ45 लगाओगे, ऑब्वियसली केबल तो लगानी पड़ेगी ना आपको, नेटवर्किंग केबल। यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग केबल होती है और यहाँ पे आपकी फाइबर केबल हो सकती है। तो ये लोकल एक्सेस होता है, रिमोट एक्सेस होता है। अब ये जो स्टोरेज है अब आपके क्यूबरनेटिस के साथ इंटीग्रेट होगा। अगर ये लोकल स्टोरेज है तो ऑब्वियसली आप इसको किसी क्या बोलते हैं, फाइबर केबल के थ्रू करोगे, या जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, आप इसको RJ45 से भी कर सकते हो। अगर ये एक्सटर्नल है कि ये बाहर से पब्लिक क्लाउड से आप स्टोरेज ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इसको फिर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करोगे, मतलब कि नेटवर्किंग केबल। तो ये जो वर्कर नोड्स हैं, ये वर्कर नोड्स, इनको अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऐसे, एक अलग कलर ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो ये जो है, अब ये क्या होता है कि इसको जो है एक्सेस दिया जाता है इस स्टोरेज का।
और यहाँ से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने स्टोरेज को फिजिकली इंटीग्रेट करोगे अपने क्लाउड के साथ, आपका जो क्लस्टर है उसके साथ। अब यहाँ पे ये हो गया ये फिजिकल लेवल इंटीग्रेशन। लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन लेवल। अब मैंने आपको बताया है कि हमेशा याद रखना, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो ब्लॉक हो, ठीक है, दो तरीके का स्टोरेज होता है, फिजिकल ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इनको जब आप लेते हो, इरेस्पेक्टिव कि इसका स्ट्रक्चर अलग है इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये ब्लॉक्स एलोकेट करता है, सेक्टर देता है, ये डेटा को डेटा टाइप के हिसाब से स्टोर करता है, दोनों ही केसेस में आपको एक फाइल सिस्टम बनाना पड़ता है। फाइल सिस्टम आप खुद क्रिएट करते हो अपनी चॉइस का, तो यहाँ पे आपकी चॉइस का फाइल सिस्टम बन गया। अगर आप इसको फाइल के फॉर्म में लेते हो, फाइल स्टोरेज सिस्टम, फाइल सिस्टम स्टोरेज बोलता है, उल्टा लिख दिया मैंने, फाइल सिस्टम स्टोरेज। तो इसका मतलब है कि एक बना बनाया फाइल सिस्टम है। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, नो चॉइस, मतलब इस केस में आपके पास चॉइस नहीं है फाइल सिस्टम को चेंज करने की। अब आपको इसको लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब सीधा माउंटिंग अनमाउंटिंग अपने कंटेनर्स के साथ, माउंटिंग अनमाउंटिंग। मतलब ये कि इस केस में जो प्रोवाइडर है, इसका जो प्रोवाइडर है वो कंट्रोल कर रहा है, प्रोवाइडर कंट्रोल करता है स्टोरेज के फाइल सिस्टम को, कंट्रोल्स फाइल सिस्टम, आप कंट्रोल नहीं करते हो। अगर आपको इस मेथड में कोई इश्यू नहीं है, आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर आपका जो एप्लीकेशन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फाइल सिस्टम कौन सा है, देन आप ये मेथड पे जा सकते हो। ये बड़ा सिंपल होता है, सिंपल मतलब कि इसमें सीधा फाइल लेके इंटीग्रेट करना है, सीधा माउंटिंग करनी है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन कंटेनर ऐसा है कि जिसको अपना खुद का फाइल सिस्टम चाहिए, ऑब्वियसली आप किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप फाइल सिस्टम मेरा यूज करो, आपको वो ऑप्शन देना ही पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो आपका जो प्रोवाइडर है, ठीक है, जो प्रोवाइडर है वो आपको बेसिकली स्टोरेज देता है, ठीक है, वो आपको सीधा स्टोरेज ऑफर करता है, किसमें, रॉ फॉर्मेट में, रॉ फॉर्म में। अब आप इसको लोगे, फाइल सिस्टम बनाओगे और फिर माउंटिंग करोगे। देखो माउंटिंग तो आपको इसमें भी करनी है, क्योंकि एंड में जो कंटेनर है, अगर आप देखोगे तो जो कंटेनर है, अब अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो आप ये देखो कि ये है फाइल, ये है स्टोरेज, ये है डिस्क, ठीक है, और ये रॉ डिस्क है। ये आपका ब्लॉक भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, दो तरीके की रॉ डिस्क होती है। और यहाँ है आपका कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे है आपका कंटेनर, इसको करना है फाइल सिस्टम माउंट, एफएस माउंट, एफएस माउंट, ये आपका मेन यूज वो है। अगर आप इधर देखोगे राइट साइड पे, और इधर साइड में है एक फिजिकल डिस्क, तो इन बिटवीन एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम, ठीक है, वही सेम डायग्राम है, मैंने इसे उल्टा करके दिखा दिया, अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ। तो ये जो डिस्क है और ये जो फाइल सिस्टम है, तो ये फाइल सिस्टम को कोई कंट्रोल करेगा, क्योंकि वेंडर जो होता है, जो आपका प्रोवाइडर है, जो आपका प्रोवाइडर है वो सिर्फ आपको डिस्क दे रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है एडमिन की, ये एडमिन की जिम्मेदारी है कि फाइल सिस्टम बनाए और फिर इसके बाद ये इसकी माउंटिंग करे। अगर आपको प्रोवाइडर से डायरेक्टली फाइल सिस्टम मिलता, अगर मान लो लेट्स से कि आपको प्रोवाइडर से डायरेक्टली फाइल सिस्टम मिलता, ये प्रोवाइडर है और ये आपका कंट्रोल कंटेनर है, ठीक है, तो इस केस में आप सीधा इसकी माउंटिंग कर सकते थे। तो ये एक इजी केस था, पर ये इजी केस हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए आप इस पे आते हो। प्रोवाइडर आपको एक डिस्क दे रहा है, उस डिस्क को लेकर आपको क्या करना पड़ता है, उसको आप लेके आपको इसमें फाइल सिस्टम बनाना पड़ता है। ये एडमिन, अब ये एडमिन कौन है, ये क्यूबरनेटिस है। इस क्यूबरनेटिस की जिम्मेदारी है कि फाइल सिस्टम बनाना है, फाइल सिस्टम बना के माउंटिंग करनी है। माउंटिंग तो एक मैंडेटरी है, पर ये फाइल सिस्टम क्रिएट करना एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज को अपने कंटेनर के साथ माउंटिंग कर सकते हो। तो अब अगर मैं आपको हाई लेवल पे बोलूं तो क्यूबरनेटिस देखो क्या कर रहा है, ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज, दो तरीके का डिस्क लेता है ये, ठीक है, रॉ डिस्क, इसके बाद फाइल सिस्टम बनाता है और फिर इस फाइल सिस्टम को माउंटिंग करता है कंटेनर्स के साथ।
ठीक है, ये सब कुछ जो है वो कुबरनेटिस कर रहा है। मतलब रॉ डिस्क को लेके फाइल सिस्टम बनाना और फाइल सिस्टम की माउंटिंग करना। अगर वो रॉ डिस्क को बनाना वो नहीं करता, वो रॉ डिस्क बनाता नहीं है, इसके लिए एक प्रोवाइडर होता है। एक प्रोवाइडर होता है, वो प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, जो इससे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, वो सेफ भी हो सकता है। सेफ एक प्राइवेट स्टोरेज होता है, ठीक है। आपका AWS भी हो सकता है, Azure भी हो सकता है, कोई भी टाइप का स्टोरेज जो कि आप चाहते हो। तो क्यूबरनेटिस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको एक ही टाइप का स्टोरेज यूज करना है। आप किसी का भी स्टोरेज यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो क्लाउड कंट्रोलर है क्यूबरनेटिस की सर्विस, उसको हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक वेंडर का जो कमांड्स होता है वो पता होता है, ठीक है। क्यूबरनेटिस कम्युनिटी उसको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है, ताकि आप उसको इजीली प्लग एंड प्ले मोड में इंटीग्रेट कर सको। फाइल सिस्टम बनाया जाता है और माउंटिंग होती है। ये जो दो एक्टिविटीज है, अगर आप देखो तो ये जो दो एक्टिविटीज है इसकी, ये मेन काम होता है, ये और ये इसका काम होता है। और ये जो है आपका जो स्टोरेज, ये आपका क्या कहते हैं कि आपके वेंडर से आता है, लेकिन इसको एक्सेस करने का जो इंटेलिजेंस है वो क्यूबरनेटिस के पास होता है पहले से। तो इस चीज को अगर हम क्यूबरनेटिस के फॉर्म में अगर डिस्क्राइब करें कि क्यूबरनेटिस क्या करता है, तो सबसे पहले पीवी क्रिएट करता है। इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम। परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहला काम होता है वॉल्यूम क्रिएट करना। ये फाइल सिस्टम से पहले इसको जब एक्सेस करते हो ना आप यहाँ पे रॉ डिस्क को, तो इसको वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सेस किया जाता है। जब कभी भी नेटवर्क लेवल पे आपका एक्सेस होता है ना स्टोरेज, तो वो वॉल्यूम के फॉर्म में ही जनरली एक्सपोज किया जाता है। तो ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम के बाद ये क्या करता है, पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, अभी बीच में एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया मैंने, और फिर यहाँ पे आपका होता है माउंटिंग, माउंटिंग टू पॉड। अगर क्योंकि क्यूबरनेटिस तो पॉड लेवल पे काम करेगा, तो मैं यहाँ पे माउंटिंग टू कंटेनर नहीं कह सकता। जब मैं माउंटिंग टू पॉड कहता हूँ, इसका मतलब है कि वो पॉड पे माउंट हो गया है। अब आप उसको कंटेनर पे भी देख सकते हो, आपको अपने कंटेनर पे उसको जिस माउंट क्या कहते हैं, बस विजिबल होता है। तो अब ये जो तीन चीजें हैं, तो ये पीवीसी बीच में कहाँ से आ गया, मतलब ये पीवीसी एंट्री कहाँ से आ गई? क्योंकि अभी तक तो ये फाइन था कि एक वॉल्यूम बनाया, ठीक है। अच्छा देखो, इस वॉल्यूम में ना एक चीज और बता दो, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये यहाँ पे फाइल सिस्टम भी क्रिएट होता है। एक चीज याद रखना, ये जो पीवी होता है ना, इसमें फाइल सिस्टम भी होता है। तो इस पीवी को आप इससे मत देखना। यहाँ पे जब ये आपके पास आ रहा है, क्यूबरनेटिस जब एक्शन ले रहा है, तो जब वो पीवी क्रिएट करता है, तो वो क्या करता है, वो इसमें डिस्क्राइब करके लिख देता हूँ, वो डिस्क को लेता है, उसके ऊपर फाइल सिस्टम क्रिएट करता है, और फिर इसको एक्सपोज करता है, एक्सपोज। तो ये सारे काम जो है वो क्यूबरनेटिस कर रहा है फाइल सिस्टम बना के। फिर ये जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम होता है, ये और पॉड के बीच में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बनाया गया है कि आपके बहुत सारे पॉड्स होते हैं, ठीक है। रन टाइम पे लेट्स से कि आपका ये पीवी है, परसिस्टेंट वॉल्यूम है जो कि आपने क्रिएट किया हुआ है, और इस परसिस्टेंट वॉल्यूम को आपको पॉड के साथ अटैच करना है। लेट्स से कि आज इसके साथ मैंने अटैच किया है, अचानक किसी रीजन से ये पॉड किल हो गया, ठीक है। तो जैसे ये पॉड किल होता है, अब मुझे इसे अनमाउंट करना पड़ेगा। तो इसको अनमाउंट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये फिर दूसरे के साथ माउंटिंग करेगा। तो ये जो सारा एक्शन है, इससे हो सकता है कि ये जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है, ये जो है वो करप्ट हो सके, चांसेस। क्योंकि आप रन टाइम पे चेंजेस कर रहे हो ना, देखो रन टाइम पे आप क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो बार बार मेन वॉल्यूम को आप माउंट अनमाउंट करते हो या उसके ऊपर एक्शन लेते हो, तो उससे क्या होता है कि वो करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बीच में एक इंट्रोड्यूस किया पीवीसी। तो अब यहाँ नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, ये है आपका पॉड, ठीक है। लेट्स से कि ये तीन पॉड सिंबॉलिक है, ये आपका हो गया पीवी। अब इसके बीच में मैंने एक पीवीसी बना दिया। मतलब ये कि अब डायरेक्ट जो माउंटिंग का जो काम है वो ऐसे होता है।
तो ये क्लेम होता है, ये क्लेम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पॉड को अगर माउंटिंग करनी है तो वो पीवीसी के पास जाता है, पीवीसी क्या करेगा, उसकी माउंटिंग कराएगा। तो लेट्स से कि अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं एक्सेस करूंगा। कल को मान लो अगर ये किसी रीजन से अगर ये किल हो गया, ठीक है, अगर ये पॉड डाउन हो गया, तो अभी मुझे तुरंत इमिडिएटली इसको माउंट करके इसको यहाँ पे इसको क्या कहते हैं माउंटिंग करनी है। तो ये जो सारा काम होता है ना माउंटिंग अनमाउंटिंग का, ये सारी चीजें ये बेसिकली ये पीवीसी पे चली जाती है। इससे फायदा क्या होता है कि जो मेन पीवी होता है आपका वो सेफ रहता है, मेन जो प्रोसेस जो यहाँ पर जो आपका जो स्टोरेज है वो सेफ रहता है। तो इस तरीके से आपका जो है स्टोरेज माउंटिंग अनमाउंटिंग होता है। इसमें किसी को कुछ पूछना, किसी को डाउट है? परसिस्टेंट वॉल्यूम कुबरनेटिस में माने बना जाता है ना? हाँ, परसिस्टेंट वॉल्यूम ये इन्होंने सिर्फ सेग्रीगेट किया, मतलब एक लेयर बना दी है। ये लेयर का मतलब ये है कि ये इस पीछे से जो प्रोवाइडर है, तो प्रोवाइडर से जो स्टोरेज आ रहा है, ठीक है। अब प्रोवाइडर कौन सा हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, एडब्ल्यूएस हो सकता है, राइट, यहाँ पे एज्योर हो सकता है, या मान लो आपका सेफ हो सकता है। तो ये जो टास्क होता है ना कि उसका वॉल्यूम बनाओ, उसका फाइल सिस्टम बनाओ, फाइल सिस्टम आपकी चॉइस का बनेगा। एक चीज याद रखना कि जो पीवी होता है जब बनाया जाता है तो फाइल सिस्टम आपकी चॉइस का होता है। इसमें आप जब क्रिएट करते हो तो आप अपनी चॉइस का फाइल सिस्टम बनाते हो। अब देखो, अब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही फाइल सिस्टम यूज करना है, क्यों? क्योंकि आप खुद सिलेक्ट कर रहे हो, आपको एक्सएफएस चाहिए, ext3 चाहिए, ext4 चाहिए, या कोई और टाइप का फाइल सिस्टम चाहिए, तो वो आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट करते हो और ये पूरा का पूरा परसिस्टेंट वॉल्यूम तैयार हो जाता है। इसको परसिस्टेंट वॉल्यूम इसलिए बोला जाता है, उसको बोलने का रीजन होता है कि जो वॉल्यूम है ना वो परमानेंट है, इसकी पॉड की लाइफ साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। ये पॉड चाहे वो डिलीट हो रहा है तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, लेट्स से कि पॉड है एलसीएम, और ये जो स्टोरेज है इसका जो एलसीएम है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब आपने पीवी क्रिएट कर दिया, अब आपका पॉड चाहे स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है, नया पॉड लॉन्च होता है, कुछ भी होता है, आपके पीवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और बीच में इसने एक इंटरमीडिएट बनवा दिया है, अटैचमेंट करना है, डी अटैचमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि मान लो अगर आपने वॉल्यूम को अटैच डी अटैच किया, उसकी वजह से आपका मेन पीवी करप्ट हो सकता है, प्लस ये पीवी कहीं डिलीट ना हो जाए। अगर ये पीवी गया तो फिर तो आपका सारा डेटा गया ना। लेट्स से कि आपने गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया, ठीक है, और आपने फोल्डर बनाया और अपना डेटा सेव करना शुरू कर दिया, किसी रीजन से आपका फोन खराब हो गया, तो आपका फोन खराब होते ही अगर गूगल ड्राइव पे फोल्डर बना वो भी खराब हो जाए तो आपका तो डेटा सारा गया काम से। तो इसलिए आपके गूगल ड्राइव पे जो डायरेक्टरी बनती है, जो डेटा जो वहां पे जो सेव होता है, जो वो आपके लिए जो स्टोरेज एलोकेट होता है, वो आपके फोन के लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आपका फोन आपका स्टॉक हो, करप्ट हो, चाहे फोन खराब हो, जो स्टोरेज जो एक्सटर्नल रखा गया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल अलग तरीके से किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो पीवी होता है एक बार बन जाता है और इसको आप कंट्रोल करते हो, मतलब इसको अब आप इसके पॉड से इंडिपेंडेंट हो गया। अब पॉड में इसका कोई रोल नहीं है, पॉड चाहे यहाँ से अटैच डी अटैच कुछ भी होता है, पीवी जो है वो सेफ है। ये जो पीवीसी होता है अब ये इंटरेक्ट करता है, ये सारा जो है वो और ये पीवीसी क्या होता है? देखो, एक पीवीसी ऐसी चीज होती है जो कि पॉड के साथ सारा अटैचमेंट डी अटैचमेंट करता है। पीवीसी कभी भी जो है वो पीवी डिलीट नहीं होता है, बट पीवीसी को आप चाहे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, इसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है एलसीएम, इसकी भी लाइफ साइकिल होती है, जिसको भी पॉड से अलग रखा गया है कि ये पॉड की वजह से डिलीट ना हो। जब आप पॉड को डिलीट करते हो तब ये पीवीसी डिलीट हो जाता है। लेकिन जब आप पॉड को मान लो रन टाइम पे आपका पॉड किल हो गया और एक दूसरा पॉड लॉन्च हो गया, एक दूसरी कॉपी आ गई, या मान लो आपने रेप्लिकेशन किया, आपने स्केल आउट करके कैपेसिटी बढ़ाई, तो उस केस में जो क्लेम है वो आपका सेम रहेगा। लेकिन जब आपने मान लो पूरा का पूरा पॉड ही डिलीट कर दिया, अब आपको जरूरत ही नहीं है, तो आप ये क्लेम को डिलीट कर सकते हो, तो ये क्लेम जो है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन आपका पीवी जो है वो फिर भी सेफ रहता है। पीवी को आप तो आपने बेसिकली एक लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आप देखोगे तो ये भी पीवी है, ये भी पीवी है, इसके आगे सिर्फ एक क्लेम वर्ड यूज हुआ है, इसके आगे सिर्फ एक क्लेम वर्ड यूज हुआ है, तो ये भी परसिस्टेंट वॉल्यूम है। और ये सेम साइज होता है, इसके साइज का डिफरेंस नहीं होता है कि यहाँ पे अगर मान लो मैंने 100 किया तो इसको भी आप सेम 100 कर सकते हो, इट्स योर कॉल, आप इसको कम भी कर सकते हो, बट जनरली आप इसको सेम साइज रख सकते हो।
ये इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ पर्पज यही है कि मेन जो स्टोरेज है उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए पॉड के आने जाने से। यही रीजन है इसका। इसको आप अलग इसका से क्लीन मतलब अप करते हो। हाँ बताओ। टीबी जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में बना जाएगा ना, परसिस्टेंट वॉल्यूम। एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, हाँ बिल्कुल, ये पीवीसी भी एक्सटर्नल होता है। अच्छा। ये सब कुछ एक्सटर्नल ही है। पॉड यहाँ देखो, ये पॉड यहाँ चल रहा है, पर ये जो डेटा है वो पीवीसी में जा रहा है। पीवीसी एक्चुअली में पीवी है, पीवी से बना हुआ है। और ये पीवी कहाँ है? आपके प्रोवाइडर के स्टोरेज पे। तो अगर आप देखोगे तो रन टाइम पे जो पॉड आपका जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, अगर आपने यहाँ पे माउंटिंग करके रखी हुई है, इसके अंदर आपने अगर माउंटिंग कर रखी है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप जो भी डेटा राइट कर रहे हो वो एक्चुअली यहाँ नहीं सेव हो रहा है, वो डेटा जा रहा है यहाँ पे इधर इनके पास। समझिए? तो जितना इस भी, तरीके। हाँ, जितना भी वर्कर नोड होगा हम्म। कुबरनेटिस का, सबके हम्म। साथ ही कनेक्ट होगा। हाँ, सबके मतलब साथ सबका कनेक्ट। एक पीयूसी क्लेम, सबका एक अलग अलग होगा ना, मैंने एक ही रहेगा। नहीं नहीं, सबका क्लेम अलग नहीं होता है। एक पीवीसी क्लेम होता है, सारे नोड उससे अटैच कर सकते हैं। ये देखो, ये सब कुछ नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। अभी आपने वर्कर नोड्स के साथ कोई फिजिकल केबल नहीं कनेक्ट करी है अलग से स्टोरेज के लिए। सेम नेटवर्क जिसको आप यूज करते हो, उसी नेटवर्क के ऊपर आपका स्टोरेज भी इंटीग्रेट चलता है। वो एक डेटा ट्रैफिक के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। सेम सेम ईथरनेट केबल के ऊपर वो डेटा ट्रैफिक में चल रहा है। एक्चुअली वर्कर नोड में कौन सा सर्विस कुबरनेटिस का जो ये सब चीज को हैंडल करता है? जितना भी नोड होगा, क्यों वर्कर नोड नोड पे, में तो क्यू प्रोक्सी और क्या हाँ, क्यू वर्कर प्रोक्सी नोड होता है पे ना? तो क्यू प्रॉक्सी होता है, हाँ बिल्कुल। तो हाँ, ये तो वैसे क्यू। भी ये ट्रैफिक लेवल कम्युनिकेशन है ना। ये देखो, इसमें कुबरनेटिस की कोई अलग से सर्विस नहीं आ रही है, नेटवर्किंग सर्विस नहीं है जो आपको, ये बेसिकली नेटवर्क को यूज कर रहा है। तो ये जो माउंटिंग होती है वो एनएफएस, समझो नेटवर्क माउंटिंग है। मतलब कि नेटवर्क फाइल सिस्टम है, एनएफएस यूज कर रहा है एक तरीके से। एनएफएस का मतलब ये मैं समझा देता हूँ। एनएफएस का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि ये देखो, जो फाइल सिस्टम है ना, ये कहीं और बना हुआ है। ये क्यूबरनेटिस के अंदर नहीं बना हुआ है फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम आपका यहाँ स्टोरेज पे बना हुआ है, इस स्टोरेज के ऊपर। ये जो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज है, और ये एक्सटर्नल स्टोरेज आपके क्लस्टर के बाहर है। अगर ये डायग्राम दिखाऊं, किधर गया वो डायग्राम? शायद इधर होगा। हाँ, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, तो ये जो स्टोरेज है, यहाँ पे फाइल सिस्टम बनता है। फाइल सिस्टम क्रिएट यहाँ पे ही होता है। एक चीज याद रखना, फाइल सिस्टम हमेशा स्टोरेज के ऊपर ही जाता है। अगर मान लो मैंने एक पेन ड्राइव है, उसको मैंने विंडो में लगाया और मैंने एक फाइल सिस्टम क्रिएट किया, और वही सेम पेन ड्राइव को मैं लेके गया एक लाइनेक्स की मशीन पर, और वहां मैंने पेन ड्राइव लगाई, तो फाइल सिस्टम थोड़ी बदल जाएगा। ऐसा थोड़ी कि फाइल सिस्टम विंडो में था, नहीं। वो फाइल सिस्टम विंडो की हेल्प से क्रिएट होता है आपके पेन ड्राइव के ऊपर। तो इस स्टोरेज के ऊपर एक फाइल सिस्टम बनता है, और ये इसी का पार्ट होता है, इसी के साथ होता है। ये मूव नहीं होता है कि कल को मैं अगर मान लो लेके गया पेन ड्राइव को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने लगाया, तो मेरा फाइल सिस्टम चेंज होगा, नहीं। बल्कि आपको एरर आती है कि अनरिकॉग्नाइज्ड फाइल सिस्टम। तो ये फाइल सिस्टम हमेशा स्टोरेज में होता है। आप इसको सिर्फ यूज कर रहे हो वायर नेटवर्क, तो इसीलिए इसको एनएफएस बोलते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। आप अपने जो वर्कर नोड्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखो, कोई स्टोरेज का इंटीग्रेशन पाथ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। कोई क्या कहते हैं, फाइल सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। सिंपली एक जो इंटरनेट केबल, जो इसकी जो केबल बाहर जा रही है जिसके थ्रू ये नेटवर्क जाता है, इंटरफेस, निक वाला, निक इंटरफेस, इसके थ्रू ही आपका जो बाकी का सारा जो डेटा पैकेट फ्लो करता है, ये भी सेम फ्लो कर रहा है। और ये क्या कहते हैं, यहाँ से फ्लो करके ये सीधा आपके स्टोरेज के साथ यहाँ पे आ रहा है, इस स्टोरेज पे। ये बेसिकली ये फाइल सिस्टम पे आ रहा है। तो ये फाइल सिस्टम यहाँ बना हुआ है। लेकिन क्यूबरनेटिस ने क्या किया कि इस फाइल सिस्टम को यूज करने के लिए इसने यहाँ पे फिर ये पीवी बनाया पहले। नेक्स्ट वाले में बताया ना, तो ये इसने अपना पीवी बनाया। अब ये जो पीवी होता है, ये बेसिकली एक तरीके से एक सर्विस होती है, ऑब्जेक्ट होता है क्यूबरनेटिस के अंदर। जैसे मैंने बताया था ना कि पॉड होता है, तो पॉड के अलावा भी क्यूबरनेटिस में बहुत सारी चीजें होती हैं। पॉड के अलावा होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम, पीवी, पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो रन करते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर, और ये मेक श्योर करते हैं कि जितने भी आपके क्या कहते हैं वर्कर नोड्स हैं, सब पे ये क्या कहते हैं कि जाके आपका माउंटिंग करा सके। तो ये कोई सर्विस नहीं है जो अलग से रन हो रही है, अलग से कोई सर्विस नहीं चलती है इसकी। ये सिर्फ कंट्रोलर ही मैनेज करता है, जो क्यूबरनेटिस कंट्रोलर है ना, क्लाउड कंट्रोलर,
वही इन चीजों को कंट्रोल करता है। और जो एक मैंने और बताया था कि क्लस्टर मैनेजर बताया था मैंने, क्लस्टर मैनेजर का भी काम होता है कि वो खैर वो तो मैनेज करता है, बट वो अटैचमेंट डी अटैचमेंट वही करता है। जो अटैचमेंट होता है, माउंटिंग जो होती है, ठीक है, अटैचमेंट और डी अटैचमेंट, ये जो होता है फाइल सिस्टम का, ठीक है, एफएस का जो बेसिकली माउंटिंग, ये जो काम है ये आपका कौन करता है, ये आपका क्लस्टर मैनेजर करता है। क्योंकि क्लाउड कंट्रोल मैनेजर का काम होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम बना के देना। अब वो हैंड ओवर कर देता है, उसके बाद फिर जो पीवीसी होता है, उस पीवीसी को फिर ये क्लस्टर मैनेजर कंट्रोल करता है कि मुझे किस पॉड के साथ कौन सा पीवीसी अटैच करना है। तो पीवीसी आप अगर विजुअलाइज करना चाहते हो, मैं प्रॉब्लम समझ गया आपका। प्रॉब्लम ये समझने का कि अगर मान लो मेरा ये क्लस्टर है, कहाँ गया ये क्लस्टर, डायग्राम कहाँ गया, अच्छा डायग्राम तो ये था ना, डायग्राम ये रहा। अब आप ये कह रहे हो कि ये वर्कर नोड में ऐसी क्या चीज है जो कि मेरे स्टोरेज मेरे उसको माउंटिंग करा रहा है, राइट। वो क्यूबरनेटिस की कोई सर्विस है या कोई एप्लीकेशन है या कोई डेमन है या क्या है ऐसा जो चल रहा है, जो कि मेरे हर वर्कर नोड में है और वो माउंटिंग अनमाउंटिंग कर रहा है। तो देखो क्यूबर यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है क्यूबरनेटिस का अलग से। ये बेसिकली होता है जो क्यूबरनेटिस जो क्लस्टर मैनेजर होता है, क्लस्टर मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो पीवीसी है, पीवीसी जो आ रहा है उस पीवीसी को ये कंट्रोल करता है कि किस पॉड के साथ मुझे अटैच करना है, किस पॉड के साथ मुझे डी अटैच करना है। तो अलग से कोई सर्विस नहीं चलती है। लेकिन क्लस्टर मैनेजर भी डायरेक्ट तो स्टोरेज के साथ कुछ इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, वो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। इंटरनली कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। वो ऐसे होगा ना, देखो ये हो गया प्रोवाइडर, ठीक है। अब प्रोवाइडर क्या देगा, स्टोरेज देगा और फाइल सिस्टम जो आपने बनाया। इस केस में फाइल सिस्टम आपका है, ठीक है, ये प्रोवाइडर हो गया। इसके बाद क्यूबरनेटिस में जब आप आते हो तो कंट्रोलर पे एक सर्विस चलती है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड कंट्रोलर, राइट। क्लाउड कंट्रोलर का काम क्या होता है, ये फाइल सिस्टम बनाना, इस स्टोरेज को एक्सेस करना, यही तो इसका काम होता है। तो क्लाउड कंट्रोलर ने पीवी बनाया, ठीक है। इसके बाद ये पॉड चल रहा है, लेट्स ये पॉड चल रहा है, ये वर्कर पे पॉड चल रहा है, ये वर्कर नोड है, यहाँ पे एक पॉड चल रहा है। तो एक पीवीसी बनता है, इस पीवीसी को मैनेज कौन करता है, क्लस्टर मैनेजर। क्लस्टर मैनेजर क्लस्टर मैनेजर क्या करता है कि इस पीवीसी को जो है वो, क्योंकि ये सबका जो इंटीग्रेशन है, देखो ये कैसे आपस में कनेक्टेड है। अब क्लाउड कंट्रोलर तो कंट्रोल नोड पे चलता है, तो वो कैसे, और जो कि स्टोरेज कहाँ पे है, स्टोरेज बाहर है और वर्कर नोड है अलग उसमें, पर इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है नेटवर्क। ये नेटवर्क निक कार्ड, निक पोर्ट कॉमन है, इसी के थ्रू ये आपस में इंटीग्रेट मतलब कम्युनिकेट करते हैं, इसके थ्रू फ्लोट करते हैं। पीवीसी एक सर्विस है जो चलती रहती है, पीवी भी एक सर्विस है चलता रहता है, ये इधर से रेफर करता है, ये यहाँ से आता है, ये पॉड पे जाके माउंटिंग होता है। और ये माउंटिंग का काम जो है वो करता है वो क्लस्टर मैनेजर। और पीवीसी जो है वो एक्चुअल है जिसको माउंटिंग की जाती है, ये एक्सपोज होता है आपके पॉड्स के साथ, ठीक है। और डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं और चीजें चेक करके और डिटेल में ट्राई करूंगा इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, बिल्कुल बेसिक वे में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा स्टोरेज वाला फिनिश हो जाएगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डिप्लॉयमेंट के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ डिप्लॉयमेंट भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डिप्लॉयमेंट का मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँ। आई डोंट नो कि कैसे हम इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, इंस्टॉलेशन के लिए देखो डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, बात ही कर लेते हैं सीधा, है ना। डिप्लॉयमेंट ऑफ क्यूबरनेटिस, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अब क्यूबरनेटिस की जब आप बात करते हो तो आप क्या बात करते हो, सर्विसेज, एपीआई, ठीक है, ईटीसीडी, शेड्यूलर, ठीक है, क्लस्टर मैनेजर, क्लाउड कंट्रोलर, क्यू प्रोक्सी। देखो मैं क्यू वर्ड लगा नहीं रहा था, बट ये मान के चलना वो लोग यूज करते हैं, और क्यूबलेट, ठीक है।
अब क्या होता है कि मुझे इन्हें इंस्टॉल करना है और दो जगह इंस्टॉल करना है, मतलब दो रोल पे इंस्टॉल करना है, एक कंट्रोलर का रोल और एक वर्कर का रोल। जहाँ वर्कर होगा यहाँ वहाँ ये दोनों जाएंगे, वर्कर पे सिर्फ ये दोनों जाएंगे वर्कर के लिए, और अगर ये कंट्रोलर है तो ये सारे यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, राइट। यही है क्यूबरनेटिस, ओवरऑल क्यूबरनेटिस। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जो कि अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑप्शनल सर्विसेज होती हैं। तो इसको डिप्लॉय करने के दो तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका होता है मैनुअल। मैनुअल में आपको क्या करना पड़ता है, आप उस नोड पे जाओगे, जैसे कंट्रोलर पे गए, वहां जाके आप इसके आरपीएम इंस्टॉल करोगे। आरपीएम जो है, अब आपको पता है कि ये मेरा अगर कंट्रोलर है तो मुझे एपीआई डालना है, ईटीसीडी डालना है, स्केड्यूलर डालना है, ठीक है, क्लस्टर कंट्रोलर डालना है, क्लाउड कंट्रोलर डालना है, क्लस्टर मैनेजर, ये सब। और अगर ये मेरा वर्कर है तो इसके ऊपर मुझे क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी ये इंस्टॉल करना है। तो ये आपको मैनुअली जाके आरपीएम इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर ये क्लस्टर स्टार्ट करना पड़ता है और फिर इनको ज्वाइन कराना पड़ता है। पहले कंट्रोलर आता है, फिर उसके बाद वर्कर उसमें ज्वाइन होता है। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है, ये बहुत ही टफ होता है क्योंकि इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मेन चीज़ होता है, नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अगर आपको नॉलेज है फिर भी आप उतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे एक छोटी चीज़ को इंस्टॉल करने में, जिसको क्या 5 मिनट में कर सकते हो या 10 मिनट में कर सकते हो। तो ये इंस्टॉलेशन बहुत टाइम लेता है। और फिर क्यूबलेट क्यूसीटीएल सर्विस भी आजकल हर जगह इंस्टॉल की जाती है। क्यूसीटीएल सर्विस का फायदा क्या होता है, क्यूसीटीएल सर्विस जो है वो हमें क्यूबरनेटिस के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। तो वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइडी प्रोसेस है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग एंड टाइडी प्रोसेस। टाइम टेकिंग है, टाइडी है, और डिपेंडेंसीज बहुत तगड़ी है। अगर आपने एक भी डिपेंडेंसी मिस किया तो आपका इंस्टॉलेशन फेल होने लगेगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक ऑटोमेटिक मेथड है। ऑटोमेटिक कहता है कि ये सब टेंशन को दूर करके आप सीधा क्यूब एडीएम यूज करो। क्यूब एडीएम मतलब क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। अब क्यूब एडीएम क्या होता है, क्यूब एडीएम एक बहुत स्मार्ट टूल होता है। जब आप क्यूब एडीएम के थ्रू इंस्टॉल करते हो तो आपको सिर्फ दो चीजें ही जो ध्यान रखनी होती है। एक तो ये कि आपको क्यूब एडीएम इंस्टॉल करना है, और दूसरा आपको क्यूब सीटीएल। क्यूब सीटीएल क्यों चाहिए, क्यूबरनेटिस से बात करने के लिए। और क्यूब एडीएम क्यों चाहिए, क्यूबरनेटिस को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो, आप अपना नोड सिलेक्ट करते हो। तो लेट्स से कि आपने पहले नोड उठाया, एक वीएम ले लिया, तो वीएम 1 ले लिया, और इसको आप कंट्रोलर 1 बनाना चाहते हो, कंट्रोलर 1। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्यूब एडीएम इंस्टॉल करोगे। क्यूब एडीएम कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है, ठीक है। इसमें आपका कंटेनर का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो कंटेनर का सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको पॉडमैन लेना है या आपको क्या कहते हैं कि डॉकर लेना है। तो ये सब प्री रिक्विजिट्स आप फुलफिल कर लोगे, उसके बाद आप अपना क्यूब एडीएम इंस्टॉल करोगे। क्यूब एडीएम जब आप इंस्टॉल करते हो, इसके बाद इसको स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे आप करोगे इंस्टॉल और इसके बाद करोगे स्टार्ट। तो जब इसको स्टार्ट करते हो ना, तो ये पहला नोड है, फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट मेंबर है तो इसको पता है कि ये कंट्रोलर है बाय डिफॉल्ट, और ये भी ये पहला कंट्रोलर है, फर्स्ट कंट्रोलर एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्लस्टर। तो ये कंट्रोलर का एडमिन हो गया। अब ये क्या करता है, ये टोकन आईडी जनरेट करता है, और ये कहता है कि आपको जितने भी नोड्स को इंस्टॉल करना है उसमें ये टोकन आईडी यूज करो। तो जब आप मान लो सेकंड वीएम पे जाते हो, वीएम 2, अब आपने डिसाइड किया कि मुझे एक ही कंट्रोलर रखना है और दो वर्कर बनाने हैं। तो मान लो आप इसको वर्कर बनाना चाहते हो, वर्कर 2। और तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्यूब एडीएम इंस्टॉल करोगे। जब आप यहाँ पे क्यूब एडीएम इंस्टॉल करते हो, जब इंस्टॉल होता है ना, ये सर्विसेज उठाता है। फर्स्ट टाइम है, कंट्रोलर है, तो ऑब्वियसली वो सारी सर्विसेज होंगी जो मैंने बताया कि कंट्रोलर में होती हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया था कंट्रोलर के लिए। पर अगर ये मान लो एक वर्कर है, तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे आप बताते हो कि इसका रोल क्या है। इसमें आप इसको रोल देते हो कि ये वर्कर है या कंट्रोलर है। तो अगर आप इसको आपने इसका रोल जो है वो वर्कर दिया है, ठीक है, कि एक नोड है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ क्यूबलेट और क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी, बस इन्हीं दो चीज़ों को इंस्टॉल करेगा और किसी को इंस्टॉल नहीं करेगा। प्लस
ये ज्वाइन करेगा। इसे आपको ना टोकन आईडी जो यहाँ जो निकले थे ना, ये टोकन आईडी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ये टोकन आईडी नहीं दोगे तो ये क्लस्टर से बाहर हो जाएगा। तो आप क्यूब सीटीएल कमांड से भी मान लो कि ये फर्स्ट टाइम पे जब आप क्लस्टर बनाते हो तो ये आपको प्रिंट करता है स्क्रीन के आउटपुट पे कि ये इसका क्लस्टर आईडी है, इसको सेव कर लो और फ्यूचर में कभी भी कोई मेंबर ऐड करना हो ये टोकन आईडी यूज करना। लेकिन अगर आप वो टोकन आईडी भूल गए या आपने सेव नहीं किया तो आप बाद में भी उसको निकाल सकते हो क्यूब सीटीएल कमांड से। तो इस टोकन आईडी को जब आप लेके इसको इंस्टॉल करते हो तो ये क्या करता है, ये पहले तो इसको रोल के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, देन इसके बाद जो क्लस्टर में ये ज्वाइन कराएगा, ये क्लस्टर ज्वाइन कराएगा, क्लस्टर ज्वाइन। जब ये ज्वाइन होगा ना तो ये यहाँ पे इसके साथ इस टोकन आईडी के बेसिस पर यहाँ पे मेंबर बन जाएगा। तो अब आपके पास एक क्लस्टर में क्यूबरनेटिस क्लस्टर में दो नोड हो गई, एक आपका VM1 और एक VM2। फ्यूचर में आपको अगर एक और नोड ऐड करना है और डिपेंडिंग की उसका रोल क्या है, अगर आप मान लो VM3 लेते हो और आपने मान लो उसको अगर कंट्रोलर बनाया तो ये दो कंट्रोलर हो जाएगा और सॉफ्टवेयर वो रोल के हिसाब से इंस्टॉल करेगा और इस टोकन आईडी के बेसिस पर वो क्या करेगा, वो ज्वाइन करेगा क्लस्टर को। तो याद रखना कि जो सबसे पहला मेंबर होता है वो एक टोकन जनरेट करता है और वो टोकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी टोकन के बेसिस पे बाकी सारे मेंबर ऐड होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्यूबरनेटिस इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब ये भी मेथड जो है वो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें आपको क्यूबेडियम चलाना पड़ता है, फिर आपको इसके बाद फिर आपको क्यूबलेट भी इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉरी क्यूब सीटीएल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा क्यूबेडियम के बाद। अगर आप क्यूब सीटीएल नहीं डालोगे तो आप क्यूबरनेटिस की कमांड नहीं चला सकते हो, मतलब आप खुद क्यूबरनेटिस से बात नहीं कर पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा आपका क्लस्टर बन गया नहीं बना, आपको क्यूब सीटीएल रन करना पड़ेगा, बट वो आप चेक रन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया। तो आपको ये सेकंड ये भी करना पड़ता है हर एक नोड पे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज और होती है क्यूब सीटीएल इंस्टॉल। तो हर एक नोड में ये भी एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्लस्टर ज्वाइन होगा फिर ये क्यूब सीटीएल इंस्टॉल होगा। तो अगर आप देखोगे तो आपकी जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन है वो तीन एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। एक क्यूबेडियम, ये दो पार्ट में होता है, इंस्टॉल और क्लस्टर ज्वाइन, ठीक है। और ये जो होता है दूसरा क्यूब सीटीएल टूल जो आपको इंस्टॉल करना होता है। इस क्यूब सीटीएल को इंस्टॉल करने के बाद अपना क्यूबरनेटिस से आप बात कर सकते हो। तो ये दो चीजें आपकी क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन में आती है, यही है इसका क्यूबरनेटिस का इंस्टॉलेशन, ठीक है। पेपर में आपको एक क्वेश्चन भी आता है क्यूबरनेटिस CK के एग्जाम में, आपको क्या कहता है कि क्यूबरनेटिस को अपग्रेड करने को बोला जाएगा। तो जब आप क्यूबरनेटिस को अपग्रेड करते हो तो आपको यही सेम चीज फॉलो करनी होती है, सीक्वेंस। वहाँ पे और भी चीजें होती हैं, ये तो सिर्फ इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। ऑलरेडी रनिंग सिस्टम है, उसको अपग्रेड करने में आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया। अब इसको इजी और करने के लिए कंपनीज क्या करती है, ये तो कम्युनिटी लेवल है, ये जो मैंने आपको बताया कम्युनिटी लेवल है, ये आप अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोवाइडेड आपके लैपटॉप में रिसोर्सेज हो, ठीक है। या आपके पास अगर क्लाउड पे VM है तो उन VMs में आप 2 या 3 VM लेके आप इसको इंस्टॉलेशन ट्राई कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करने का। अगर इसमें भी आपको इश्यूज आता है तो आप डायरेक्टली क्यूबरनेटिस की साइट से जाके क्लस्टर देख सकते हो, सीधा यूज कर सकते हो, इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। एक क्लस्टर रन टाइम पे क्रिएट होता है और आप उसको यूज कर सकते हो क्यूबरनेटिस की प्रैक्टिस करने के लिए। ये कम्युनिटी लेवल हो गया। कंपनी लेवल पे क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज का कहना है कि यार हम इंस्टॉलेशन को इतना भी मुश्किल नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं हमारी इंस्टॉलेशन जो है एरर फ्री और 1 क्लिक होनी चाहिए, 1 क्लिक और एरर फ्री। कि मान लो किसी को नहीं पता कि क्लस्टर ज्वाइन करना था और उसने ज्वाइन नहीं किया या मिस कर दिया स्टेप। अब देखो लेवल ऑफ एडवांसमेंट देखो, पहले मैंने आपको बताया मैनुअल, जिसमें हर एक सर्विस को मैनुअली इंस्टॉल किया जाता था। फिर आया ऑटोमेटिक क्यूबेडियम, और क्यूबेडियम से भी ऊपर कंपनीज ने अपना एक वो बनाया। तो कंपनी क्या कहती है कि एक जंप सर्वर लो, जंप सर्वर। इस जंप सर्वर में आप बेसिकली क्या करो कि यहाँ पे आप एक VM होगा या सर्वर होगा, बेसिकली VM पैकेज होता है, VM इमेज होती है, इसके अंदर सब कुछ होता है, कंट्रोलर वर्कर सबकी इमेजेस होती हैं। और अब आपको यहाँ पे बेसिकली क्लस्टर बनाना है, एक कंट्रोलर होगा और एक वर्कर होगा। तो ये क्या कहता है कि आप यहाँ पे जाओ, आर्टिफैक्ट फिल करो और यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक, और ये ऑटोमेटिकली इस पे जाके इसको कंट्रोलर बना देगा।
मतलब ये क्यूबेडियम रन करेगा बैकग्राउंड में, ये जो काम करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यूबेडियम रन करेगा, क्लस्टर बनेगा, क्यूबसीटीएल इंस्टॉल करेगा, इसके बाद ये दूसरी नोड पे जाएगा, जो टोकन आईडी है उस टोकन आईडी को लेगा, यहाँ पे क्यूबेडियम से रन करेगा, तो यहाँ पे जो है वो वर्कर की सर्विसेज इंस्टॉल होंगी, प्लस क्लस्टर ज्वाइन होगा और फिर क्यूबसीटीएल इंस्टॉल होगा। तो बेसिकली जो मैंने आपको ऊपर समझाया वो सारा काम अभी ये नोड कर रहा है। ये टेराफॉर्म होते हैं, फ्रेमवर्क होता है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का, ऑटोमेटिक वन क्लिक। तो कंपनीज ये फॉलो करते हैं, प्लस ये इसमें और बहुत सारी चीजें शिप करके देते हैं। इंस्टॉलेशन इज वन थिंग, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डाल के देते हैं कि एक्स्ट्रा फीचर्स, मान लो ऑपरेशन मेंटेनेंस या फ्यूचर में आपको अपग्रेड करना होगा, तो सब कुछ आप इसी नोड से कर सकते हो। जैसे वंडर क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया था ना ट्रिपल ओ में, ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ भी रखा जाता है। तो जो ट्रिपल ओ का कॉन्सेप्ट है वो भी जंप सर्वर के ऊपर ही बेस्ड था कि एक जंप सर्वर बनाएंगे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्यूबरनेटिस ओवर क्यूबरनेटिस। ठीक है, ये जंप सर्वर होता है। ये यूजली क्या होता है, क्यूबरनेटिस को फॉलो नहीं करता है, कंटेनर को फॉलो करता है। ये इसमें कंटेनर्स होते हैं बेसिकली। ये भी एक टॉपिक है जो बाद में कभी समझाऊंगा कि ये क्या है कंटेनराइजेशन, बट अभी के लिए आप समझो ऐसे होता है इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट होती है क्यूबरनेटिस की इस तरीके से। इसमें डाउट है क्या किसी को? सर नहीं सर, नोकिया में जो एनसीएस होता है वो मैंने कैसे सर डिलीवर वो करें? मैं नहीं बता सकता आपको भाई, सॉरी, क्योंकि वो नोकिया का अपना है ना, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, तो अभी हम एक क्लास और लेंगे और उसमें मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आपको मैं क्यूबरनेटिस की लैब भी दिखाऊंगा। प्लस मैं आपको एक मैं लिंक शेयर करूंगा जिसमें मैंने पहले इंस्टॉल किया था, तो आपको अगर क्लाउड पे कोई वीएम मिल जाती है, 2 वीएम, तो एक बार ट्राई करके देखना इंस्टॉल करके। अगर एरर आती है तो कांटेक्ट कर लेना, कोई नहीं, नहीं तो आपको मैंने दूसरा मेथड बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्टली क्यूबरनेटिस को एक्सेस कर सकते हो और वहां पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इंस्टॉलेशन नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्यूबरनेटिस को यूज करना है। सीके के एग्जाम में इंस्टॉलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड क्लस्टर मिलता है, आपको उसके ऊपर एडमिन लेवल के काम करने होते हैं। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन पे आज की डेट में कोई भी इतना फोकस नहीं कर रहा है, बिकॉज वो सब कुछ अब ऑटोमेटिक की तरफ चला गया है। मैंने आपको अभी समझाया, मैनुअल से ऑटोमेटिक क्यूएडीएम और क्यूएडीएम से फिर जंप सर्वर। तो इस कॉन्सेप्ट में जाने के बाद इंस्टॉलेशन में ज्यादा चीज रह नहीं जाती है। ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि लो लेवल पे वो कैसे चलता है, कि अगर क्यूबेडियम भी चल रहा है तो क्यूबेडियम कौन सी सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस का इंस्टॉलेशन बहुत क्लीन होता है, बहुत लाइट इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, इसके साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इन्फॉर्म कर दूंगा मैं कब है नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड वो लास्ट क्लास होगी तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि सारे लोग आए तो बेटर होगा। तो हो सकता है कि मैं उसको थोड़ा डिले के साथ करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसमें फुल हाउस होना चाहिए। जिसके जो भी डाउट्स हो वो उस क्लास में पूछ सकता है। तो चलो, जैसे हाँ, ओके, नॉर्मल डे में तो थोड़ा मतलब वो वीकेंड पे कर लेंगे, नेक्स्ट हाँ सैटरडे हाँ कर देते हैं, नेक्स्ट सैटरडे। ठीक, मेरा ये ओके, ऑब्जेक्टिव है कि जितने लोगों ने अब तक क्लास किया है, अब ये फाइनल क्लास होगी तो एटलीस्ट जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन खत्म हो रहा है उसके बाद। हम्म। ठीक है, टाइम दूंगा मैं सबके सबको क्लास के लिए, मतलब हम्म। शॉर्ट नोटिस पे नहीं होगी, मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करके रखूंगा।